तो हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फाइलम टिनोफोरा की। तो अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लेक्चर है, बढ़िया है। इस फाइलम को आमतौर पर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इस फाइलम से आपके सिलेबस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। जो अभी आप जनरली पढ़ते आ रहे हो सेलेंट्रेट एंड टिनोफोर से, तो वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफर हैं। तो ये इसीलिए ये फाइलम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या क्या बातें हैं, आइए हम लोग बात करते हैं इन सब की चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमेशा से कि हमें सबसे पहले ये डिकोड करना है कि इसका नाम रखा क्यों गया प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है ना, चपटा हुआ। प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट यानी कि चपटा हुआ। और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वॉर्म्स, वॉर्म्स या वॉर्म्स लाइक, ठीक। तो इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म। तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। एक बात तो ये हम फ्लैट वॉर्म्स बोल सकते हैं। दूसरा बेटा, ये फ्लैट मतलब कैसे फ्लैट होते हैं। अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ ऊपर से फ्लैट है तो इसका मतलब नीचे गोल है, और मैं अगर कहूं कि नीचे से फ्लैट है यानी कि ऊपर गोल है। मैं ये कह रहा हूं कि ये नीचे से भी फ्लैट है और ऊपर से भी फ्लैट है, यानी कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है। कैसे है बताओ, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है, यानी कि डॉर्सल साइड से भी फ्लैट है और वेंट्रल साइड से भी फ्लैट है। तो ये कैसे हैं, ये हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, ठीक है ना, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म कहते हैं, राइट। तो नाम का तो ऑपरेशन हम लोगों ने कर लिया है। अब जो बातें हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबके देख रहे थे वो इनके भी देखते हैं। तो देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग सबसे पहले क्या बात करते हैं, हैबिट और हैबिटेट की। तो बच्चों हैबिट और हैबिटेट इनका कैसा है, ये भाई टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। यानी कि अब यहां पे ये पहले लोग ऐसे हैं जो तुम्हें जमीन पे घूमते हुए दिख जाएंगे, है ना। तो ये कैसे हो सकते हैं भाई, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं पैरासिटिक, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, या पैरासिटिक हो सकते हैं। अब जो बच्चे जो बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं, जिनको अभी तक कोई आइडिया ही नहीं है, तो वो भी निराश ना हो। देखो फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि जो अपना जीवन किसी के ऊपर भी निर्भर होकर ना जिए, उन्हें हम लोग कहते हैं फ्री लिविंग। अब पैरासिटिक कौन होते हैं सर, पैरासिटिक्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर या किसी ऑर्गेनिज्म से के ऊपर रहकर उसको नुकसान पहुंचाते हुए, लेकिन उसे वो मारते नहीं हैं, सिर्फ क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हुए, लेकिन उसको बिना मारे उससे अपना अगर भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अपना फूड इनटेक कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। जैसे आपके बालों में जुएं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे बालों में जुएं हैं, नहीं, किसी के भी बालों में अगर जुएं हैं तो वो क्या है बताओ, वो जुएं क्या है, पैरासाइट है। हम लोग देखते हैं जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों की कभी कभार आपने किल्ली देखी हो, अगर आपके पास में पेट्स हैं, आपके पास में डॉगी हैं, आपके पास में है कैट वगैरह, तो उनके क्या होता है, उनकी टिक्स लगती हैं, किल्ली लगती हैं, तो वो भी क्या है, पैरासाइट हैं। या बचपन में कभी हम लोगों को पता चलता है कि भैया डॉक्टर ने बताया कि पेट में कीड़े हो गए, हम लोग कीड़ों की दवाई खाते हैं। अब वो हमने दवाई खाई, उसके बाद वो कीड़े निकलते हैं, तो वो कीड़े अंदर क्या है, पैरासाइट। उसी तरीके से प्लेटीहेल्मिन्थीज भी क्या हो सकते हैं, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि नॉर्मल टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा हैबिट एंड हैबिटेट में देखो यहां पे अब थोड़ा सा चेंज तुम्हें दिख गया होगा, ठीक। अब देखो यहां पे आओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी देखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू सॉरी, यही गलती जो मुझसे हुई है तुमसे भी हो सकती है भाई मेरे। हमारे पास में सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन यहां पे ऑर्गन लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने जानबूझ के भूलने की एक्टिंग करी है, ठीक है, हाँ बहुत चालू बन रहे हो तुम लोग, ठीक। तो क्या है बताओ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। यानी कि अब तक यहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक कोई ऑर्गन बनाने में या बहुत सारे ऑर्गन बनाने में क्या हो चुके हैं बताओ, सफल हो चुके हैं। उनको ये उपलब्धि मिल चुकी है कि भैया उन्होंने ऑर्गन बना लिया, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब सुनो यहां से कुछ बातें और गंभीर। आओ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर इनकी जर्म लेयर। तो अभी तक हमने, अब फिर देखो यहां पे एक चेंज है, अभी तक हमने सिर्फ कितने जर्म लेयर्स की बात की थी, 2 जर्म लेयर की बात की थी। यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि यहां पे कितनी जर्म लेयर है बच्चों, यहां पे 3 जर्म लेयर हैं। और 3 जर्म लेयर का जो लोग नाम बता देंगे बेटा उन्हें मैं 2 रुपए इनाम दूंगा तुरंत, नकद कैश। तो बताओ ट्रिप्लोब्लास्टिक के कौन कौन से जर्म लेयर है, बिल्कुल हाँ भाई, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर, तीनों जर्म लेयर। यहां मीजोग्लिया नहीं है बेटा ना, यहां पे तीनों जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि मैं सीलोम की बात तुमसे उसी दिन करूंगा, मैं सीलोम की बात तुमसे उसी दिन करूंगा जब तीनों जर्म लेयर होंगी। और बेटे वो दिन आ गया आज, यहां पे तीनों जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है। तो आज सीलोम की बात होगी दोस्त, आज होगी बेटे, आज तो बात होगी, सीलोम की बात होगी आज। पर सुनो, यहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, 3 जर्म लेयर तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम दोस्त ये है कि यहां पे सीलोम अब भी क्या है, एसीलोमेट। क्या है बताओ, एसीलोमेट। देखो जब भी कभी मोबाइल आया ना, तो मोबाइल में सबसे पहले क्या आते थे, सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल आते थे, कीपैड वाले, फिर उनमें हल्के से कलर डाले गए, फिर MP3 रिंगटोन डाली गई, फिर MP3 म्यूजिक डाला गया, फिर खराब कैमरा, फिर अच्छा कैमरा, अब तो 100 मेगापिक्सल, 1000 मेगापिक्सल, चांद की फोटो खींच ले रहे हैं भाई साहब, चांद की फोटो खिंच जा रही है, सोचो, ठीक है। तो अब क्या है कि जब ट्रिप्लोब्लास्टिक का फंक्शन ऐड हुआ, जब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐड हुए, तो नेचर ने एकदम से इनमें सीलोम नहीं दी। इनका मीजोडर्म कैसा था, सॉलिड था, यानी कि इनके पास कोई भी कैविटी नहीं थी। तो यहां पे मीजोडर्म कैसा है बताओ, मीजोडर्म कैसा है, सॉलिड है। मीजोडर्म कैसा है, सॉलिड। अब ये सर ये सॉलिड मीजोडर्म क्या है, तो भैया जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 1 देखो तो समझ में आएगा कि सॉलिड मीजोडर्म क्या है। तो यहां पे सीलोम अब भी नहीं है, ये एसीलोमेट है, जबकि ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसके बावजूद भी क्या है, एसीलोमेट है भाई मेरे। बॉडी प्लान देखो कैसा है, बॉडी प्लान में मैंने आपसे क्या बताया था कि जिनके पास एक पोर हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनका ब्लाइंड सैक टाइप का है। अभी भी इनके पास में एक ही पोर है, यानी कि इसका बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सैक। कैसा है बताओ, ब्लाइंड सैक, यानी कि बॉडी प्लान अभी इसका कैसा है भाई, ब्लाइंड सैक है। अच्छा सिमेट्री की बात कर लो, अब पहली बार देखो, अभी तक हम लोग सब लोग किस में फंसे हुए थे, रेडियल सिमेट्री में फंसे थे। देखो पोरीफेरा एसिमेट्रिकल था, लेकिन क्या था, सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा क्या था, बाइलेटरल सिमेट्रिकल था, सॉरी रेडियली सिमेट्रिकल था, ठीक है। लेकिन यहां पर सिमेट्री क्या होगी, यहां पहली बार सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। कैसे हैं बताओ, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। कैसे हैं, बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल है। अब देखो यार, यहां पे दो सेगमेंटेशन तो यार अब भी नहीं है, ना 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 ना, यहां पे तो यार सेगमेंटेशन तो अब भी नहीं है। लेकिन जब आपने अपनी एनसीईआरटी में टीनिया का डायग्राम देखा होगा, आपकी एनसीईआरटी में आपने टीनिया का डायग्राम देखा होगा, शायद, चलो मैं थोड़ा अगर तुम्हें विजिबल हो तो यहां पे सेगमेंटेशन दिख रहा है, या देखो यहां पे देखो सेगमेंटेशन दिख रहा है, ठीक है ना। ये तो हालांकि प्रोग्लोटिस है, लेकिन यहां पे सेगमेंटेशन दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको सेगमेंटेशन जरूर दिखे होंगे। तो हो सकता है आपको ये लगे कि इनकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है, लेकिन इसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। तो फिर क्या है, इसकी बॉडी देखो, एक बात तो क्लियर है कि यहां पे सेगमेंटेशन तो एब्सेंट है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड तो नहीं है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड तो नहीं है, लेकिन जो हमको सेगमेंटेशन दिख रहा है वो है स्यूडो सेगमेंटेड।
क्या है बताओ, इसके कुछ मेंबर में सूडो सेगमेंटेशंस हैं, यानी कि सूडो सेगमेंटेड बॉडी है। वो सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल है। देखो भाई, सेगमेंटेशन तब माना जाता है जब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी हो और इंटरनल सेगमेंटेशन भी हो, यानी कि बाहर से भी सेगमेंटेड दिखे और अंदर से सेगमेंटेड हो। लेकिन यहां की बॉडी क्या है, बाहर से सेगमेंटेड तो दिख रही है लेकिन अंदर से सेगमेंटेड नहीं है, तो कह सकते हैं सूडो सेगमेंटेशन है। ठीक, ये कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है एनसीईआरटी के बाहर का है, बस एक बार आप ध्यान रखना कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या है। ठीक है, अब नोटोकॉर्ड, यार देखो नोटोकॉर्ड जाहिर सी बात है एब्सेंट है, क्योंकि अगर इसमें नोटोकॉर्ड दोस्त प्रेजेंट होती तो हम इनको क्या बोलते, कॉर्डेट्स बोलते। और आप जानते हो कि कॉर्डेटा को छोड़कर पीछे जितने भी हैं वो सब कुछ क्या है, नॉन कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स हैं किस शर्त पर, नॉन कॉर्डेट्स हैं इस शर्त पर कि भैया उनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? होप समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अब देखो मैंने अभी भी कहा कि ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक, और ये भी तुम्हें बताया कि पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जो होस्ट की बॉडी के या तो ऊपर रहे या अंदर रहे और होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करे, फूड प्राप्त करे। क्या होस्ट को मार डाले? नहीं, होस्ट को किल नहीं करना है, लेकिन ऑब्वियसली होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं पैरासाइट्स। ठीक है ना, तो पैरासाइट्स होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब सुनो, अब अगर ये पैरासाइट है तो पैरासिटिक फॉर्म्स हैविंग हुक्स एंड सकर और हुक और सकर। ठीक है ना, या तो अगर पैरासिटिक फॉर्म का प्लेटीहेल्मिन्थीस है तो उसके पास में हुक और सकर दोनों होंगे। अब हुक क्या काम करता है, सकर क्या काम करता है, आओ देखें। देखो बच्चों, यहां पे मैंने आपको टीनिया दिखाया है दोस्त। क्या दिखाया है? टीनिया। ये क्या है? टीनिया है। ये क्या है? टीनिया है। तो टीनिया में देखो यहां पे साइड में क्या है, यहां साइड में क्या मौजूद है बताओ, यहां साइड में मौजूद है सकर्स। ये क्या है? सकर्स। ये रेस्ट्रोस्टेलम है, इसका माउथ है। और ये क्या है बताओ, यहां पे हुक्स है। यहां पे क्या है बताओ, हुक्स है। तो देखो जो टीनिया है उसमें सकर भी है और हुक्स भी है। तो कुछ पैरासाइट फॉर्म तो ऐसी होंगी जिनमें हुक्स और सकर दोनों मौजूद होंगे, लेकिन कुछ पैरासाइट फॉर्म ऐसी होंगी जिनमें हुक्स मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ सकर मौजूद होंगे। जैसे हमारे पास है ये लीवर फ्लूक, जिसे हम क्या कहते हैं, फैसियोला कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, इसे कहते हैं फैसियोला। ठीक है ना, तो जो फैसियोला होता है, जो लीवर फ्लूक होता है, उसमें क्या है, उसमें सकर है। कौन सा सकर? देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल सकर। और इसको हम लोग सकर कह सकते हैं, या हम इसको कहते हैं एंटीरियर सकर। क्या कहते हैं? एंटीरियर सकर। तो यहां पर देखो सिर्फ सकर है। देखो यहां पे कहीं पे भी क्या है, हुक नहीं है। यहां पे कहीं पे क्या है, हुक नहीं है, लेकिन यहां पे हुक भी है और सकर भी है। पहले पूछा जाता था कि अच्छा बताओ सकर क्यों है और हुक क्यों है। तो देखो सकर तो क्या है, मतलब किसी चीज को सक करने के लिए। अब ये क्या चीज सक करेंगे, तो बेटा ये वो सक करेंगे जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रह रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रह रहे हैं। पहली बात तो देखो, ये एक तो ये पैरासाइट हो सकते हैं जो ऊपर रहें, और एक पैरासाइट होते हैं जो अंदर रहें। तो पहली बात तो ये भाई अंदर रहते हैं, ये एंडो पैरासाइट है। क्या बताओ? एंडो पैरासाइट। जो ऊपर रहते हैं वो क्या होते हैं, एक्सो पैरासाइट होते हैं। तो यार ये है एंडो पैरासाइट। अब मान लो अगर ये तुम्हारे अंदर रह रहे हैं, ठीक, अगर तुम्हारे अंदर रह रहे हैं तो इन्हें दो बातें करनी है। क्या करनी है भाई? एक तो तुम्हारी बॉडी से ये सारे न्यूट्रिशन को सक करें, सारे न्यूट्रिशन को क्या करें, सक करें। सक करने के लिए इनके पास क्या होने चाहिए, सकर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सकर होने चाहिए। तो भैया सकर तो क्यों है, क्योंकि न्यूट्रिशन को सक करना है होस्ट की बॉडी से। हुक्स क्यों है यार, हुक्स क्यों है? तो हुक्स क्या है, हुक्स कहीं किसी भी चीज को वहां पे स्थिर रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो हुक्स जो हैं वो अगर किसी बॉडी के अंदर हैं तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन से चिपके रहें, उससे अटैच रहें, तो उसके लिए क्या चाहिए, इन्हें हुक चाहिए। ठीक है ना। तो जो पैरासिटिक फॉर्म है उनके पास हुक और सकर दोनों हो सकते हैं, या फिर हुक हो सकता है या सकर हो सकता है। कभी कभी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी
सरफेस। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है उसको ये अपनी बॉडी सरफेस से भी एब्जॉर्ब करते हैं। बॉडी सरफेस से भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वहां पे ना हुक्स का काम है ना सकर का काम है, बॉडी की सरफेस से क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आया। तो पैरासाइट का फॉर्म का मतलब तुम इतना मोटा मोटा जान लो कि भैया ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रह के खाना ले रहे हैं। देखो भाई, ये हमारी क्या है, आंतें हैं, और आंतों में यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे आंतों में टीनिया है। क्या है बताओ, टीनिया। और इस तरीके से आंतों में टीनिया होता है और हमसे क्या करता है, न्यूट्रिशन को लेता है। लीवर फ्लूक जाहिर सी बात है कहां पे किस पे इफेक्ट डालता है, लीवर पे। तो ये लीवर पे होता है और लीवर से उसको डैमेज करके क्या करता है, उसे न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक, तो ये सी क्या है बताओ, पैरासाइट फॉर्म है। इससे ज्यादा जानने की बच्चों जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से ये जो समय चल रहा है इसमें तो नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो अब फिजियोलॉजी की बात है। देखो ठीक है, फिजियोलॉजी में क्या है, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी सी इसमें नई है अगेन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, वो अगर हम सीलेंट्रेट से और टीनोफोरा से अलग की बात करें तो क्या क्या थे। तो देखो अलग क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ये हमें पहले नहीं दिख रहा था। ये लोग टेरेस्ट्रियल थे जो हमें पहले नहीं दिख रहे थे। ये लोग पैरासिटिक थे जो हमें लोग पहले नहीं दिख रहे थे। ये एसिलोमेट तो थे, लेकिन इनमें मेसोडर्म मौजूद थी जो पहले नहीं थी। उसके बाद इनमें सिमेट्री कैसी थी, बायलैटरल, और स्यूडो सिगमेंटेशन का भी नाम हमने नहीं सुना था। तो इतनी सारी चीजें हमारे लिए नई नई थी। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, फिजियोलॉजी की बात करते हैं। यार फिजियोलॉजी क्या होती है, जरा देखो फिजियोलॉजी। तो देखो यार, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बताओ, इनकम्प्लीट। यार बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट क्यों है, समझ गए ना क्यों है, क्योंकि इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, यानी कि सिर्फ एक ही पोर है। और अगर एक ही पोर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है, याद रखना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसमें इनकम्प्लीट है, लेकिन डाइजेशन तो हो रहा है। और डाइजेशन कैसा हो रहा है बताओ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब यार बात सुनो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कहते हैं टीनिया, है ना, टीनिया। तो जो टीनिया होते हैं ना, टीनिया, उनमें मेरे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई काम ही नहीं है। यार डाइजेस्टिव सिस्टम कर क्या रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है कि तुम जो फूड ले रहे हो, जो कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हो, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करे। सही भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत उन ऑर्गेनिज्म को होती है जो कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक कर रहे हैं। लेकिन टीनिया चूंकि एक पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, तो टीनिया बेसिकली वो फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में है ना, और इंटेस्टाइन में तो सारा फूड बिल्कुल डाइजेस्ट किया कराया पहुंच रहा है आराम से। तो वो फूड वो एब्जॉर्ब कर रहा है जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है, ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो याद रखना बच्चों, यहां पे एक पॉइंट है जो पूछा जा सकता है, टीनिया डज नॉट हैविंग डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, तो टीनिया के पास में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। हालांकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जिन मेंबर्स में होगा वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। ठीक है भैया। रेस्पिरेशन, जीबीएस, यानी कि जर्नल बॉडी सरफेस। जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होगा, यानी कि गैसियस एक्सचेंज होगा, तो कैसा होगा बताओ, डिफ्यूजन टाइप का होगा। ठीक है ना, डिफ्यूजन टाइप का होगा। ओके जी। सर्कुलेशन, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या, नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है भाई मेरे, एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बताओ, एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल, और उस स्पेशलाइज्ड सेल का नाम होता है फ्लेम सेल। जलने वाली नहीं, जलती नहीं है भाई, जलती नहीं है। ये देखो, ये लगता है कि जल रही है। जैसे आप आग जलाओ तो जैसे उसमें लपटें उठती हैं ना, फ्लेम्स उठती हैं, तो उस तरीके की सेल ये लगती है दिखने में, जलती नहीं है। ये फ्लेम सेल क्या होती है, लगती है। ये है देखो भाई मेरे फ्लेम सेल, ये है फ्लेम सेल। ठीक, तो ये क्या है बताओ, फ्लेम सेल है।
और इसमें किसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। एक्सक्रीशन के लिए यहां पे क्या मौजूद है बताओ? फ्लेम सेल मौजूद है। एक्सक्रीशन के लिए क्या मौजूद है? फ्लेम सेल मौजूद है। एक्सक्रीशन के लिए क्या है? फ्लेम सेल मौजूद है। अगेन वर्किंग नहीं पढ़नी है, वर्किंग नहीं पढ़नी है, ना 11th के बच्चों को पढ़नी है, ना नीट के बच्चों को पढ़नी है। फ्लेम सेल क्या कर रही है? एक्सक्रीशन का काम कर रही है। अरे एक्सक्रीशन का काम हमारे यहां कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। तो किडनी क्या कर रही है भैया? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पे एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है? स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू हो रहा है, जिनका नाम क्या है? फ्लेम सेल। और जाहिर सी बात है कि फ्लेम सेल क्या काम कर रही है बच्चों? फ्लेम सेल क्या काम कर रही हैं? ये एक्सक्रीशन कर रही हैं, ये एक्सक्रीशन कर रही हैं एंड ऑस्मो रेगुलेशन कर रही हैं। क्या कर रही हैं बताओ? ऑस्मो रेगुलेशन कर रही हैं। यार जब मैं छोटा था और प्रिपरेशन करता था मैं, ठीक है, तो खैर 11th में तो हम लोग मैं यूपी बोर्ड में का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो 11th में तो मैं यूपी बोर्ड में पढ़ता था। लेकिन अब यूपी बोर्ड में उस टाइम, अब तो खैर तब भी बदलाव हो गया, आई एम सॉरी कि मैं ये सब बोल रहा हूँ, कि 11th में इतना यूपी बोर्ड में इतना मतलब सीरियस होकर नहीं पढ़ाते यार, टू वेरी फ्रैंक नहीं पढ़ाते इतना, ठीक है, या हम लोग खाओ कि पढ़ते नहीं है शायद, जो भी है, ठीक। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन करने गया तो भी मुझे काफी दिनों तक ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत छोटी सी बात है ऑस्मो रेगुलेशन। तो आमतौर पे जो बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के कह लो या थोड़े बहुत पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है ना, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनको सारी चीज़ें छोटे मोटे टर्म्स पता होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं वही है कि एक मतलब मीडियोकर था और खूब ज़्यादा पढ़ने में तेज़ भी नहीं था, खूब पढ़ने में दिमाग भी नहीं था, इधर उधर की चीज़ों में दिमाग था जैसे आप लोगों का है। तो मुझे ऑस्मो रेगुलेशन बहुत दिनों तक नहीं पता था, ठीक। फिर मैं ये सोचता था कि यार एक्सक्रीशन क्या होता है भाई? एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीट आउट करना, और एक्सक्रीट आउट तो हमको लगता था कि ठीक है यार, वो एनस के थ्रू जो हम लोग अपना फीकल मैटर निकाल रहे हैं वो एक्सक्रीशन है, या फिर ये एक्सक्रीशन है जो हम लोग यूरिन पास कर रहे हैं, और वो अगर इसको एक्सक्रीशन कह रहे हैं तो उसको क्यों नहीं कह रहे हैं? ये बहुत बेसिक डाउट है, ठीक। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को हम बाहर निकालें, ये एक्सक्रीशन है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक वेस्ट को हम बाहर निकालें वो एक्सक्रीशन है, और जो हम लोग फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं वो इनडाइजेस्टिव मटेरियल है। बिल्कुल ऐसा समझो जैसे मान लो मैंने तुम्हें 10 पेन दिए, ठीक, मैंने तुम्हारे को 10 पेन दिए, लेकिन उन 10 पेन में 6 पेन्स के पास तो रिफिल थी, लेकिन 4 पेन के पास रिफिल थी नहीं, तो आपने वो 4 पेन एज इट इज फेंक दिए। तो 6 पेन आपने यूज किए, 4 पेन आपने फेंक दिए। वो 4 पेन क्या है बताओ? वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है बताओ? वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। वो क्या है? फीकल मैटर है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो 6 पेन आप यूज कर रहे हो, आपने जाहिर सी बात है उसको लिखा पढ़ा, उसको उसकी रिफिल को क्या किया? खर्च किया, और उसके बाद अब वो वेस्ट हुए। अब वो क्या हुए? वेस्ट हुए, तो उसको बाहर फेंकना क्या है? एक्सक्रीशन। तो मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो क्या है? एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे CO2 का बाहर निकलना, हमारे पसीने का बाहर निकलना, हमारे यूरिन से जो प्रोडक्ट हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल है उनका बाहर निकलना, ये सब एक्सक्रीशन है, ये सब एक्सक्रीशन है बच्चों, ये सब क्या है? एक्सक्रीशन। तो मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। बट व्हाट अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जो हमने हमारी बॉडी में वाटर की और सॉल्ट की जो मात्रा है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा वाटर जो हमारी बॉडी से वो बाहर निकले, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही काम आपके यहां कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। भाई आप खूब पानी पियो, खूब सुसु जाना पड़ेगा आपको, तो ये क्या है बताओ? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बोथ, ठीक। तो हमारी किडनी जैसे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों का काम कर रही है, वैसे ही किडनी की जगह यहां पे क्या है? फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल भी किसका काम करेंगी? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगी, करेक्ट। आगे बढ़ो। नर्वस सिस्टम भाई मेरे, ये नर्वस सिस्टम कैसा है? लेडर लाइक, ठीक है ना। कैसा है? लेडर लाइक। देखो भाई सीढ़ी नुमा, ठीक। ये देखो भाई, ये है क्या है? तुम्हारा नर्वस सिस्टम। बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास में क्या होता है बच्चों? हमारे पास में हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? वो है सिंगल हॉलो डॉर्सल। सिंगल हॉलो डॉर्सल क्या है बताओ? स्पाइनल कॉर्ड है,
ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड को 2 मिनट के लिए कह दो नर्व कॉर्ड है। तो हमारे में नर्व कॉर्ड कैसी है, सिंगल है, हॉलो है और डॉर्सल है। सिर्फ हमारे में नहीं, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में जो नर्व कॉर्ड होती है वो सिंगल, हॉलो और डॉर्सल होती है, पीछे से होती है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है कहां है, पीछे से। लेकिन जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं और उनमें नर्व कॉर्ड है, याद रखो बेटा, बिल्कुल एकदम याद रखना हमेशा कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं और उनमें नर्व कॉर्ड है, तो उनमें पहली बात कैसी होगी, वेंट्रल होगी, डबल होगी और सॉलिड होगी। वेंट्रल होगी, डबल होगी और सॉलिड होगी। तो देखो बच्चों, यहां पे देखो, ये वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड है। क्या है बताओ, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड है। ठीक, एक बात समझ में आ गई, ये क्या है बताओ, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड। अच्छा, हमारी नर्व कॉर्ड कहां से निकलती है भाई, ब्रेन से निकलती है, ब्रेन से निकलती है। लेकिन इनके पास ब्रेन नहीं है, इनके पास में नर्व का गुच्छा है, कुछ नर्व का छोटा सा गुच्छा है, ब्रेन नहीं है, नर्व का क्या है, गुच्छा। हालांकि हमारा ब्रेन भी एक तरीके से नर्व का गुच्छा ही है, लेकिन इनका जो नर्व का गुच्छा है वो बहुत स्पेशलाइज्ड टाइप का नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं है, बहुत बेसिक टाइप का है। और उस बेसिक टाइप को हम लोग कह देंगे कि ये भैया क्या है, ये है गैंग्लिया। क्या है बताओ, गैंग्लिया। ये पेयर्ड गैंग्लिया है। ये क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया है। तो क्या निकला भाई, पेयर्ड गैंग्लिया से सॉलिड वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड निकली। और ये नर्व कॉर्ड आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स कमिशर। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कमिशन। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कमिशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कमिशर बोलते हैं। और ये क्या है, ये नर्व्स हैं भाई, ये क्या है, नर्व्स हैं। ठीक है ना, जैसे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं वैसा। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें देखो पहली बार इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना सब कुछ बताना पड़ा नर्वस सिस्टम में। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है पहली बार हमने देखा कि थोड़ा सा एडवांस था। और ये कैसा था, लेडर लाइक था। याद रखो बेटा, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेंट्रल सॉलिड डबल। नर्व कॉर्ड कैसी होती है, वेंट्रल सॉलिड डबल। और जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनकी नर्व कॉर्ड कैसी होती है, हॉलो, सिंगल एंड डॉर्सल। ओके जी। अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन भाई साहब, फर्टिलाइजेशन कैसा है सुनो। फर्टिलाइजेशन है इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा है बताओ, इंटरनल। अब अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन मोस्टली ये कैसे होते हैं बताओ, बाइसेक्सुअल होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों, बाइसेक्सुअल होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। यार मोस्टली बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होगा भाई मेरे भाई, बाइसेक्सुअल का मतलब सीधी सी बात है यार, हर्माफ्रोडाइट है, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों है। तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है इनका, रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। जैसे 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 प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। कैसे भाई, कैसे कैसे कैसे, उसमें मेटामेरिज्म हो रही है। ठीक है ना, क्या हो रही है, मेटामेरिज्म हो रही है। ये मेटाजेनेसिस नहीं है, मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि अगर हम प्लेनेरिया को कहीं से भी कट करें तो उसका हर एक बॉडी पार्ट एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कह रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रही है, मेटामेरिज्म हो रही है प्लेनेरिया में। और मेटामेरिज्म में देखो दो जो सेक्सेस हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ सिंगल सेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इनमें रिप्रोडक्शन के नाम पे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। तो डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है बताओ, इनडायरेक्ट। यानी कि ज्यादातर यहां पे क्या पाए जाते हैं, ज्यादातर यहां पे पाए जाते हैं आपके लार्वा। अब सेंसरी स्ट्रक्चर बड़ा खतरनाक है इसमें यार, सेंसरी स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखो। सेंसरी स्ट्रक्चर में भाई तुमको मजा आएगा, सेंसरी स्ट्रक्चर देखो। ठीक, चलो थोड़ी सी हिम्मत कर रहा हूं, थोड़ा सा हल्का सा आपको बियॉन्ड ले जा रहा हूं, प्लीज माइंड मत करिएगा, मुझे माफ करिएगा। देखो यहां पे अगर तुम्हें विजिबल हो तो ये है आई स्पॉट। क्या है बताओ, आई स्पॉट। आई स्पॉट इसे कहते हैं ओकिलाई या ओसिलाई कह दो, ओसिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसिलाई कहते हैं। ओसिलाई क्या है ये बताओ, ये फोटो रिसेप्टर है।
क्या है बताओ, फोटो रिसेप्टर है, यानी कि लाइट को सेंस कर रहा है। तो सेंसरी ऑर्गन के नाम पे इनके पास में एक तो आंखें हैं, आई स्पॉट है, और ये क्या है, फोटो रिसेप्टर है। बहुत अच्छी बात में। फिर बच्चों यहां पर, इधर साइड, यहां पे इनके पास होते हैं ऑरिकल, ठीक है ना। और ये ऑरिकल तरीके से क्या काम कर रहे हैं, ईयर की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं, ईयर की तरह। अब हमारे में ईयर बैलेंसिंग ऑर्गन है, नो 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 नो, इनके में ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये हैं कीमो रिसेप्टर एंड टच रिसेप्टर, ठीक है ना। तो इनके केस में ये कीमो यानी कि कोई केमिकल को परस्यू कर रहे हैं, वो रिसेप्टर्स हैं, या टच या वाइब्रेशन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर हैं। तो हमारे पास में सेंसरी ऑर्गन के नाम पे क्या है बताओ, आई स्पॉट है, यानी कि ओसिलाई है, और क्या है, ऑरिकल्स है। तीसरा यहां पे जो होता है, इनके पास होता है स्टेटोसिस्ट। क्या है बताओ यहां पे, स्टेटोसिस्ट। और जाहिर सी बात है, स्टेटोसिस्ट आप जानते हो ये किसमें काम आता है, बैलेंसिंग में। किसमें काम आता है, बैलेंसिंग में। तो स्टेटोसिस्ट तो आपके लिए फैमिलियर है, लेकिन ये दो चीजें आपके लिए नई हैं। तो ये क्या होते हैं बताओ, ये होते हैं बेसिकली इनके सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है ना। इनके पास क्या होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो अब देखो आगे की बात करते हैं। देखो यहां पे हमारी फिजियोलॉजी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिजियोलॉजी को। देखो भाई, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, और टीनिया में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। इनका रेस्पिरेशन जीबीएस के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस। सर्कुलेशन नहीं है। एक्सक्रीशन फ्लेम सेल के थ्रू है, फ्रेम सेल के थ्रू एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन दोनों है, ठीक। नर्वस सिस्टम कैसा है, लेडर लाइक है, जिसके पास में पेयर्ड गैंग्लिया है, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड है, ठीक भाई। उसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली ये बाइसेक्सुअल है, और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मीन से है। अच्छा, डेवलपमेंट यूजली डायरेक्ट है, यानी कि इनमें ज्यादातर में क्या होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग प्लेनेरिया के सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन्स के नाम पे क्या है बताओ, ओसिलाई है। ओसिलाई क्या होता है, आई स्पॉट्स होते हैं। क्या होते हैं, आई स्पॉट्स होते हैं। और ये आई स्पॉट्स क्या काम करते हैं, ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि लाइट को परस्यू करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं। दूसरा ऑरिकल्स है। ऑरिकल्स क्या है, ईयर की तरह काम करते हैं ये, पर ईयर यहाँ पे सुनने का या बैलेंस का काम करता है। इनके ऑरिकल्स ये दोनों काम नहीं करते। ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं एंड टच या वाइब्रेट को रिसीव करते हैं। तीसरा यहाँ पे स्टेटोसिस्ट है, और स्टेटोसिस्ट किसका काम करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में और खास तौर से प्लेनेरिया में क्या है बताओ, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक। आगे की बात करें हम लोग कुछ एग्जाम्पल में, यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, एग्जाम्पल भी निपटा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके। सबसे पहले इसका पहला एग्जाम्पल है टेनिया, जिसे तुम प्यार से कहते हो टेप वॉर्म, ठीक है ना। क्या कहते हो, टेप वॉर्म, ठीक, टीनिया। अब ये जो टीनिया है, टेप वॉर्म है, इसमें वैसे तो पहले तो जब सीपीएमटी में हम लोग पढ़ा करते थे बहुत कुछ पूछा जाता था, सिर दर्द कर देता था, लेकिन तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा पूछ लिया तो जाहिर सी बात है कि ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है ना। ये डिजीज कॉज करता है, और डिजीज कॉज करने के लिए इसके पास क्या चाहिए भैया, होस्ट चाहिए। तो ये डाइजेनिक है। क्या है बताओ, डाइजेनिक होस्ट। इसको दो तरह के होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। तो जो प्राइमरी होस्ट होता है, जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है पिग। तो इसीलिए जो पॉर्क है, यानी कि जो सुअर का मीट होता है, उसको पहली बात तो नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग मान लो खाते भी है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, लोग खाते भी हैं, तो उनको बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके खाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको क्या हो सकता है, टीनिया, और टीनिया के अंदर पहुंच सकता है, और टीनियासिस आपको हो सकती है। खैर, दूसरा होता है लीवर, लीवर फ्लूक। क्या है बताओ, लीवर फ्लूक, जिसे हम लोग कहते हैं फैसियोला, फैसियोला। और इसको भी दो होस्ट चाहिए भाई, इसको भी दो होस्ट चाहिए। प्राइमरी जो होस्ट होता है, प्राइमरी जो होस्ट होता है वो होता है शीप, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है स्नेल। क्या होता है, स्नेल, घोंगा, ठीक है। ये इसका सेकेंडरी होस्ट है। तीसरा जो है बेटा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। और ये प्लेनेरिया पैरासिटिक फॉर्म नहीं है, ये फ्री लिविंग फॉर्म है। कैसी बताओ, फ्री लिविंग फॉर्म है। मैंने आपको बोला था कि इसके ज्यादा कुछ मेंबर कैसा हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। और पैरासिटिक भी कौन से, एंडो पैरासाइट।
और कुछ कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। तो जो फ्री लिविंग फॉर्म है वो क्या है बताओ, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया के बारे में एक बात आपने भी बहुत अच्छे से सुनी होगी कि प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब यह है, कि इसे कितना भी काटो छाटो ये वापस से उगाता है। ठीक, तो एग्जांपल्स आपको याद है ना, टीनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टेपवर्म। टेपवर्म क्या करता है, टीनियासिस पैदा कर देता है, ये एक रोग होता है। और यहाँ पे ये जो इसकी लाइफ साइकिल है टीनिया की, वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, ह्यूमन होता है, और सेकेंडरी होस्ट क्या होती है, पिग। ठीक है, जो हम लोग लीवर फ्लूक की बात करते हैं जिसे हम फैस्यूला भी कहते हैं, ये भी डाइजेनिक होता है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल भी 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, शीप, और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, स्नेल। प्लेनेरिया पैरासाइट फॉर्म नहीं है, ये फ्री लिविंग फॉर्म है। और फ्री लिविंग फॉर्म के साथ साथ प्लेनेरिया में एक खास बात बच्चों ये भी है कि इसमें ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। तो हमारा यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।